नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित और बंसल न्यूज़ के खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य के इस खास और पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से किरण राघव मौजूद हैं, जो रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल है, और साथ में मौजूद हैं सुमित सेन, जो रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो रेणु जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल जवाब करना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। स्कूल हमारा नर्सरी से लेके 12th तक, क्लास 12 तक है और हमारे पास सारे स्ट्रीम्स हैं, बच्चों के लिए सारे विषय मौजूद हैं। विशेषकर हम लोग मैथ्स है, कॉमर्स है, कला संकाय भी है हमारे पास, और कंप्यूटर के लिए अलग हम लोगों ने क्लासेस लगा रखी हैं, वो भी बहुत अच्छे स्तर पे लगाई है। आईपी सेक्टर्स में बहुत योगदान है स्कूल का। तो स्कूल और जी, सारे विषय मौजूद हैं स्कूल में। बच्चों की रुचि के अनुसार हम सारे विषय बच्चों को देते हैं। मैम, आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूँगी कि अलग अलग जैसे स्ट्रीम होती हैं, जी, तो मैथ्स, खासकर मैथ्स स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट हैं स्कूल में? मैथ्स स्ट्रीम में हमारे यहाँ समथिंग 35 स्टूडेंट्स हैं। जी। जी, सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी कौन सी स्ट्रीम है? मैम, मेरी पीसीएम स्ट्रीम है। तो पीसीएम एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, खासकर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे चूज़ करने में काफ़ी डर लगता है। तो आपने जब ये स्ट्रीम चूज़ की थी तो ये आपकी खुद की चॉइस थी या पेरेंट्स की वजह से, जब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं पीसीएम में ज़्यादा स्कोप है, इसलिए आपने चूज़ किया इसको? नहीं, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है और उसमें अच्छा लगता, मज़ा का आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, तो इसलिए मैं पीसीएम अच्छी लगी थी। तो जैसे एग्ज़ाम अभी आने को हैं, तो आपकी जो डेली रूटीन होता होगा और जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, तो आप कैसे दोनों को मैनेज करते हैं? जैसे मतलब डेली रूटीन जो आपका चलता है और जो एग्ज़ाम वाला जो रूटीन आपका शेड्यूल होता है, तो उसमें और तब में क्या अंतर होता है? और डेली रूटीन थोड़ा चेंज करना पड़ता है और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो और एग्ज़ाम जी, ज़्यादा जो करना पड़ता एग्ज़ाम है। वाला जो समय होता है उस दौरान? मैम, एग्ज़ाम के वक्त हम थोड़ा डेली रूटीन चेंज होता है, उसमें हमें एग्ज़ाम का ज़्यादा पढ़ना पड़ता है मुझे। और जैसे कोचिंग में भी अलग ही हमारे लिए पढ़ाया जाता है, स्कूल भी हमें एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा अच्छा मार्क्स है। सुमित, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, घर पे सेल्फ स्टडी भी करते होंगे, तो आप अपनी हॉबीज़ के लिए कैसे समय निकालते हैं? क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ हॉबीज़ भी तो होंगी, तो आप कैसे इस पूरे समय को मैनेज करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं? मेरा क्रिकेट में ज़्यादा स्कोप मतलब अच्छा लगता है मुझे, और इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा कम टाइम निकालना पड़ रहा है कि अभी बोर्ड है इसलिए। और जैसे 11th में अच्छा खेलता था मैं इसी स्पोर्ट्स, अभी मैं थोड़ा देर रोका है, थोड़ा कम करा है, पर मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। जी। किरण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखती हैं? बंसल समूह का योगदान तो बहुत ही अच्छा रहा है। कोविड से लेकर के अभी तक जो हमने देखा है, बच्चों को जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करी है, बच्चों को किसी तरह से कमी नहीं करी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी फ्री आप ऑनलाइन सर्च करके और बिल्कुल पढ़ सकता है, समझ सकता था। तो उस समय उन्होंने जो योगदान दिया, और उसके बाद आज भी छोटा छोटा विज़िट करके अपने अपने छोटी सी चीज़ को अच्छे से बता करके और समझा करके उन्होंने बहुत टेक्निकल क्षेत्र में बच्चों को बहुत बड़ा आगे मार्गदर्शन दिया है, बहुत आगे बढ़ाया है। अभी हमारे स्कूल के बच्चों ने थोड़ा एक विज़िट किया था साइंस के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगा और काफ़ी योगदान है।
आज मैम, सबसे आपने नंबर 1 पर। जिक्र किया आप जी, आपने जिक्र किया टेक्निकल एजुकेशन का, तो डेफिनेटली आजकल जो ज़माना है वो टेक्निकल एजुकेशन का ही है। तो आप किस 100%। तरह से बंसल समूह की किन नीतियों को इसमें पसंद करती हैं? विशेषता टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जैसे मैथ्स के लिए अलग से बच्चों को मैथ्स है, फिज़िक्स है, लैब्स है इनके पास में, और बहुत बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं बच्चों को छोटी से छोटी चीज़ों का डाउट्स क्लियर करते हैं। जैसे अभी बच्चों ने एक विज़िट किया तो छोटी छोटी चीज़ों को उनको बहुत क्लियर समझाया, तो दे आर वेरी हैप्पी, बच्चे हम बहुत खुश थे। तो ये होना चाहिए और ये सभी जगह होना चाहिए। जनरली और जगह पर इतना इतना बच्चों का छोटी छोटी चीज़ों को का ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा पाती है, और यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है। मतलब बच्चे हमारे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जी। गया बच्चों को। तो इस तरह से होना चाहिए, सभी इंस्टीट्यूट में ऐसा होना चाहिए। बच्चों की ज़रूरत, बच्चों का किस तरह का कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जी। तो ये आपके इंस्टीट्यूट में है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं भोपाल वासी की इस तरह छोटी छोटी सुविधाओं को उपलब्ध कराया बच्चों की ज़रूरतों को समझकर। तो बहुत आप लोगों का योगदान है, धन्यवाद इसके लिए। मैम, इसी बीच में आपसे एक सवाल और पूछना चाहती जी हूँ। आप प्रिंसिपल हैं, जी। तो बहुत से बच्चे आपके पास आते होंगे, उनकी आप काउंसलिंग भी करती होंगी, तो हाँ आपके पास जो बच्चे, जो किरण जी, जो बच्चे आते हैं, जी। उसमें सबसे ज़्यादा जो रुझान होता है वो किन सब्जेक्ट में बच्चों का सबसे ज़्यादा देखा जाता है? सबसे ज़्यादा बच्चे कॉमर्स की ओर जाते हैं, हैं वाणिज्य क्षेत्र में, जी। क्योंकि बच्चों को अभी भोपाल के अंदर, सिटीज़ के अंदर बच्चों को टेक्निकल नॉलेज कम है। जैसा हमारा आपका एक ग्रुप है, उन्होंने छोटा छोटा बच्चों को एक विज़िट करा के कुछ नॉलेज दिया, ऐसा बच्चों को कम रहता है, तो वो लोग कला संकाय या कॉमर्स की ओर ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों को लगता है कि हमें टेक्निकल क्षेत्र में आगे जाना है, तो अब बच्चे उसकी तरफ भी बहुत अग्रसर हैं। हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा टेक्निकल PCM के ही स्टूडेंट्स हैं। जी। मैम, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। सुमित, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो आजकल का समय है वो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आप भी एक्टिव रहते होंगे, तो किस तरह से आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ जैसे कि कुछ स्टडी के मटेरियल्स के लिए, और मैं कम ज़्यादा जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये मैं कम चलाता हूँ। पर चलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चलाता हूँ उसको, और जैसे 5-10 मिनट चलाया और फिर ऐसे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए इसको ले लेता हूँ मैं। जी। किरण जी, सोशल मीडिया की बात हो रही है और इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे भी पूछना जी। चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ये दौर है, तो ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, अगर सही तरीके से, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक जी। सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक, हर तरीके से अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो काफ़ी यूज़फुल भी होता है और इसके अपने कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आप बच्चों में सोशल मीडिया को किस तरह से देखती, कितना इसको यूज़ करना चाहिए और किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए कि ये बेहतर बच्चों के लिए उपयोगी हो सके? जिस तरह सोशल मीडिया का आज बच्चों की पढ़ाई में रुझान आया है, तो ऐसा मेरा मानना है कि सोशल मीडिया एक वरदान है तो एक अभिशाप भी है। बच्चों ने कोविड टाइम पे इसको यूज़ भी किया है और मिस यूज़ भी किया है। बच्चों की जो पढ़ाई से मन हटा है, तो थोड़ा उसका कुछ कारण तो मोबाइल्स रहे हैं, उसमें उन्होंने गेम्स खेले हैं बजाय पढ़ाई करने के। और जिन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, जिस तरीके से की गई थी उस समय को देखते हुए आज की डेट में बच्चों को सोशल मीडिया से वरदान तो यही है कि बच्चे उसको सही यूज़ करें। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट। कुछ भी, किसी भी चीज़ के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप तुरंत सर्च करेंगे तो आपको जानकारी उसकी तुरंत मिलेगी। और अगर बच्चे उसको सही तरीके से नहीं लेकर जा कर के दूसरा उसका यूज़ करते हैं, तो ये बच्चों के लिए बाय फिज़िकल, बाय मेंटली बहुत ख़राब चीज़ हो गई है ये। तो हम लोग बच्चों को हमेशा ही वीकली
पर डे बच्चों को सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ों के लिए जागरूक कराते हैं। स्कूल में डेली प्रेयर में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो आपको अगर कुछ चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है तो आप बिल्कुल उसको तुरंत सर्च करिए और उसको आंसर देखिए, लेकिन उतना जितना ज़रूरी है। बाकी स्कूल और बाकी और साइट्स में भी बच्चे अपना सर्च करते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया, अगर वो उसका सही उपयोग करते हैं। बिल्कुल और किरण जी, आपने जिक्र किया कोविड काल का कि जिस तरह जब कोरोना का दौर आया जी, था तो जो पढ़ाई थी, बच्चों की जो एजुकेशन थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी और बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा इंटरनेट पर डिपेंड हो गए थे। अब जो रूटीन है वो नॉर्मल होता ऑफलाइन, जा रहा हाँ। है और हम वापस से उसी दौर में पुराने जो हमारा रहता था उसी में लौट आए हैं। जी। तो अब क्या चुनौतियां तब देखते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, इंटरनेट के ज़रिए बच्चे घर पर ही पढ़ रहे थे, टीचर्स भी घर से ही मोबाइल के थ्रू बच्चों को एजुकेशन देते थे। अब वापस से वही बच्चों का स्कूल आना शुरू हो गया है, टीचर्स का स्कूल आना शुरू हो गया है, तो अब क्या चुनौतियां आप इस दौरान देखती हैं? उस समय जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था तो बच्चों को एक लिमिट थी पढ़ने की। अभी उस समय अगर बच्चों को कुछ पूछना है, किसी क्वेश्चन के बारे में आंसर जानना है, तो वो वहाँ पर सीमित रह जाता था। टीचर्स को भी इतना कंफर्म नहीं होता था कि बच्चे बैठ के रियली पढ़ रहे हैं या नहीं। तो बच्चों का जो फिज़िकल तरीके से जो पढ़ाई होती है, जो सही तरीके से, तो वो तो ऑफलाइन ही है, जिससे बच्चे स्कूल में आते हैं, उनकी छोटी छोटी किसी सब्जेक्ट के विषय में कोई भी चीज़ की क्यूरियोसिटी हो तो वो तुरंत टीचर्स को पूछ करके अपना आंसर, क्वेश्चन पूछ करके अपना आंसर लेते हैं, तो वो सब बहुत बेहतर है। और चुनौतियों की बात कही जाए तो बहुत चुनौती आई, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई तो एक तरीके से साइड में रखी हुई थी। जैसे मैंने बताया, आपने पूछा था सोशल मीडिया का, तो उन्होंने पढ़ाई, कुछ बच्चों ने तो पढ़ा जिनके पेरेंट्स ने थोड़ा ध्यान दिया, कुछ बच्चों ने तो पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनको पता है कि बस हम लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो ये उसकी वजह से बच्चों में जो पढ़ाई की स्थिति रही है वो डाउन हुई थी। बिल्कुल अब जाके बच्चों को काफ़ी अंतर आया है पढ़ाई को लेकर के। बिल्कुल किरण जी, हमने देखा भी था कि जो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो पढ़ाई की स्थिति थी काफ़ी डाउन हुई थी, अब धीरे धीरे बच्चे अब नॉर्मल होते जा रहे हैं। हाँ। सुमित, मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहती हूँ कि स्कूल लाइफ एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ का जब हेल्थ और एजुकेशन दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। आप किस तरह से अपने हेल्थ को भी, साथ ही अपनी पढ़ाई के बीच में आप कैसे बैलेंस बना कर रखते हैं? हेल्थ के लिए मैं ऐसे जंक फूड है जैसे वो मैं नहीं खाता, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ना ही से पिज़्ज़ा है, ना चाउमीन है, ये सब मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जैसे घर के खाने सही लगते हैं। और पढ़ाई के लिए तो मैं करता रहता हूँ, अपना जो भी है स्टडी टाइम निकाल के करने लगता हूँ। और ये चीज़ में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप, जैसे आपने बताया कि आप जंक फूड से दूर रहते हैं, आपने अपने हेल्थ को लेकर भी बताया, आप कुछ और क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सुबह जॉगिंग जाता था, और अभी जैसे क्रिकेट का भी हमारे स्कूल में टूर्नामेंट टाइप हुआ था, तो उसमें हमें क्रिकेट खेला, हमने कबड्डी का एक मैच था उसमें ही हमने खेला था। जी। किरण जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग कैसे करती हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आफ्टर 10th बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको ये ऐसा लगता है कि मेरे इस दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी उसी में जाऊं। तो 10th के बाद जब बच्चों का सब्जेक्ट चूज़ करने का समय आता है तो हम सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके उनका एक सेमिनार आयोजित करवाते हैं, जिसमें कैरियर काउंसलर को बुलवा करके और उनको काउंसलिंग कराई जाती है कि किस विषय में उनकी बहुत रुचि है, किस विषय में प्रतिशत अच्छे बने हैं और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें हमारी काउंसलर भी बहुत हेल्प करते हैं, इवन टीचर्स भी करते हैं। अगर बच्चों ने कुछ गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो उसको समझाया जाता है। सपोज़ कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है लेकिन वो मैथ्स छोड़ के साइंस ले रहा है, या कोई बच्चा और किसी सब्जेक्ट में अच्छा है लेकिन उसका दोस्त जा रहा है इसलिए उसको जाना है, तो ये सब बच्चों को समझाना पड़ता है। तो वो उनको समझाया जाता है। हमारे यहाँ एवरी ईयर काउंसलर को बुलाया जाता है 10th के रिज़ल्ट के बाद, और फिर उन लोगों को एक मीटिंग दिला करके बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है ताकि बच्चा सही रास्ता चूज़ करे। बिल्कुल किरण जी, हर बच्चे में अपना एक टैलेंट रहता है। कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन जो और दूसरी एक्टिविटीज़ होती है उनमें बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो जब इस तरह के बच्चे आपके सामने आते होंगे जो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है लेकिन और जो जैसी एक्टिविटीज़ है उनमें टैलेंट की भरमार होती है, तो कैसे आप उनको पहचानती हैं और किस तरह से उन बच्चों की पॉलिशिंग का काम किया जाता है स्कूल में? जी,
इसके लिए तो बहुत सामान्य सी बात है। जब बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, जब स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ होती है, तो बच्चे को, हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि हर बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो, पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ के लिए। छोटी से छोटी चीज़ों को बच्चों को सिखाया भी जाता है पहले, फिर उनके लिए फिर प्रतियोगिता भी रखी जाती है, जो कि अभी हाल ही में स्कूल में स्टार्ट है अभी हमारे यहाँ। और इस तरह से, और जहाँ जो बच्चा कमज़ोर है तो हम बच्चों को कमज़ोर एक तरीके से नहीं मानते हैं। अगर पढ़ाई में अगर थोड़ा कमज़ोर है तो उसका पढ़ाई का स्तर भी हम लोग बच्चों को दूसरी तरीके से पढ़ा करके चेंज कराते हैं। हमारे स्कूल में जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके, और एक्स्ट्रा टीचर, मतलब जो टीचर्स बच्चों को शुरू से स्टार्ट से अच्छे से पढ़ाए, हम उनको उनकी क्लासेस दिलाते हैं। तो कमज़ोर हम बच्चों को नहीं मानते हैं, और एक्टिविटीज़ में हर तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में, कि हम, कोई बच्चा दौड़ में अच्छा है, कोई बच्चा अपना चित्र ड्राइंग में अच्छा है, कोई कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाता है। मोबाइल के अकॉर्डिंग बच्चे कंप्यूटर सबसे अच्छा चलाते हैं, तो उसमें भी वो लोग बहुत रुचि दिखाते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ा करके और थोड़ा सा उनकी एक्टिविटीज़ में ध्यान रख के हम उसको, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चे कमज़ोर नहीं होते, बच्चों का अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो डाउन होता है किसी भी तरह से। ये चीज़ आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। इससे बच्चों का प्रोत्साहन, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, और वो उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं बच्चे। तो बच्चे कमज़ोर तो नहीं होते हैं, हम ही लोगों को उनको थोड़ा आगे किसी भी तरह से करना पड़ता है। बिल्कुल किरण जी, सही बोला आपने कि बच्चे कमज़ोर नहीं होते, बस उनमें थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी होती है, और अगर उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए तो बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। सुमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि जब ज़्यादातर बच्चे अपने प्रोफेशन को चूज़ कर लेते कि आगे वो किस क्षेत्र में जाएंगे। अभी आप स्कूल में हैं, अब 1-2 साल में आप स्कूल से निकलने वाले भी होंगे, तो आपने क्या अपने लिए डिसाइड किया, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? मैंने 2-3 सोच के रखे, जैसे अपना CS कंप्यूटर साइंस, और अपना रोबोटिक्स, ऐसे, और एक और है ऐसे अपना इलेक्ट्रिकल। ये 3 मैंने सोचे रखे हैं, और फिर मैं प्रिंसिपल मैम से या और भी मैम से, उनसे मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, किस में आगे जाके स्कोप है, और फिर मैं बोलूँगा। बिल्कुल। मैम, सुमित ने अभी जो जवाब दिया, जी। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि बच्चे अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया था कि दोस्तों का असर ज़्यादा होता है कि मेरा ये जो दोस्त है ये चूज़ कर रहा है, ये सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, इस फील्ड में जा रहा है, जी। तो हमें भी उस फील्ड में जाना चाहिए। और ऐसा देखा भी जाता है कि बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, साथ ही पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और कई बार पेरेंट्स इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनकी वजह से बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिनेटली। तो आप किस तरह से ऐसे पेरेंट्स को डील करती हैं, और पेरेंट्स की जो काउंसलिंग है वो आप कैसे करती हैं? जी, इसके लिए अगर किसी, मैक्सिमम बच्चे तो अपना एक डिसाइड करते कि हमको ये करना है, लेकिन स्पेशली पेरेंट्स को बुलवा करके, कोई किसी बच्चे को, सपोज़ एक केस आया था अभी हाल ही में, जी। उस बच्चे को कॉमर्स नहीं लेना था, वो PCM लेना चाह रहा था। तो पेरेंट्स का कहना था कि नहीं, बच्चे को तो मैथ्स कैसे करेगा, हम उसको कोचिंग्स नहीं करा पाएंगे, या कुछ भी इस तरह। तो पेरेंट्स को पहले समझाना पड़ा कि बच्चों को जिस भी विषय में बहुत रुचि है, करने दीजिए उसको, और उसको आगे बढ़ाइए। आगे चलकर इसी क्षेत्र में बच्चा और आगे करेगा, तो हम उनको उस क्षेत्र में, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनता और हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, पर हर बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना, तो उसके भी कई रास्ते हैं। तो वो ही हम पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर वो इंजीनियर नहीं बन सकता है तो उसको क्या करना है, उस विषय को लेकर के कितने फ़ायदे हैं, वो हम ज़रूर पेरेंट्स को बताते हैं। जी। मैम, आपसे मैं अगला सवाल ये पूछना चाहती जी। हूँ कि आपने जैसे अभी काउंसलिंग की बात की है, आप समय समय पर जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनकी तो काउंसलिंग करती हैं, बच्चों की भी काउंसलिंग करती हैं, और आपने ये भी जिक्र किया था कि बच्चे वीक नहीं होते हैं, मतलब वो पढ़ाई में, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बच्चा हमारी और किसी जैसे कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलता है, या कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स का ये दबाव रहता है कि नहीं, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा। तो ऐसे पेरेंट्स को आप कैसे कन्विंस करती हैं? मेरे तो यही सलाह हमेशा पेरेंट्स से रहती है कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो समझते हैं और जो बच्चे करते हैं, और उनका सोचने समझने की जो क्षमता है, वो आज की डेट में अभी के बच्चे जो हैं
बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम लोगों से ज़्यादा अच्छी है। जो पेरेंट्स अभिभावक ये सोच करके कि आगे क्या करेगा, तो बच्चे उस चीज़ को चूज़ करते हैं कि हमको आगे ये करना है, इसलिए हमको ये सब्जेक्ट चाहिए। और आज की डेट में हम लोग बच्चों को भी ये चीज़ बोलते हैं कि आप लोग बेटा पहले अच्छे से सर्च करो, और यही हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि पहले अच्छे से सर्च करो। ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि बच्चों को आगे चल कर के एक ही काम करना है। तो इस तरह से हम पेरेंट्स को भी एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, और बच्चे तो अपनी फिर जो, ये बात सही है कि कंफ्यूज पेरेंट्स भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं। तो स्कूल हम लोग इस चीज़ में हम टीचर्स को भी इस चीज़ के लिए आगे करते हैं कि आप पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए बात करो। अगर बच्चों पे बेवजह दबाव बनाया जी। जाए कि आपको यही विषय लेकर के और इसी में आगे बढ़ना है, तो टीचर्स भी इसमें हम लोगों को काफ़ी सहयोग करती हैं। वो टीचर्स पेरेंट्स से बात करती हैं, और उसके बाद लास्ट में हम भी बात करते हैं, जब पेरेंट्स को पूरी बात पूरे दायरे में पता चलती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे भी किया जाता है। बच्चों पे बेवजह प्रेशराइज नहीं किया जाए, तो बच्चा और इसको खुल करके आगे करेगा। तो वो उस चीज़ को समझते हैं, और जनरली पेरेंट्स से बात करो तो वाकई समझते हैं वो, हर तरह के पेरेंट्स उस बिल्कुल चीज़। किरण जी, आपने सही कहा कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुमित, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप स्कूल में हैं, टीनेजर हैं, ये जो समय होता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर देखने को मिलता है। आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि दोस्तों का समूह रहता है, कोई दोस्त कुछ बोल रहा है, कोई दोस्त कुछ बोल रहा है, और इस दौरान ये भी देखा जाता है कि बच्चे इस दौरान पीयर प्रेशर में आके कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, या किसी गलत तरह के उसमें बढ़ जाते हैं। तो आप उन सबको कैसे डील करते हैं? ये सब अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से होता है, तो अपना फ्रेंड सर्कल मैं अच्छा ही रखता हूँ। जैसे जो बच्चा है, जैसे मेरा फ्रेंड है और वो गलत संगति में जा रहा है, तो मैं उसे दूर ही रखता हूँ। और जो अच्छे फ्रेंड है, ऐसे जो मेरे जैसे अच्छे इंसान है, उनसे मैं अपनी बात करता रहता हूँ। जी, किरण मैम, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इस दौरान बच्चे पीयर प्रेशर में होते हैं, तो किस तरह से आप उनको देखती हैं, और क्या बच्चों को समझाइश दी जाती है कि इस तरह पीयर प्रेशर में बच्चे किसी गलत कदम को ना उठाएं, कुछ गलत चीज़ अपनी लाइफ में चूज़ ना करें? बच्चे गलत चीज़ अपनी लाइफ में चूज़ नहीं करो, थोड़ा सा पेरेंट्स को हम लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी स्कूल में, सपोज़ स्कूल में ही कुछ गलत दिखता है, तो टीचर भी इसमें एक्टिव होती, बच्चे भी एक्टिव होते, बच्चे खुद भी आके बोलते हैं मैडम उसने ऐसा किया है। छोटा सा एग्जांपल है, कोई छोटा बच्चा भी है जैसे उसने सिगरेट पी है या कुछ किया है, उनके पेरेंट्स को तुरंत बुला करके और बच्चों को बिठा करके और उनको बात की जाती है, उनको समझाइश दी जाती है, बच्चा गलत तरीके से गलत मार्ग में जा रहा है। पेरेंट्स भी ध्यान रखते हैं और टीचर्स भी उतना ही ध्यान रखती हैं। और स्कूल में अगर शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल में, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों से जुड़ी हुई है, बच्चा रोज़ किस तरह से आ रहा है और आज कुछ उसमें अलग लग रहा है, बच्चा टाइम पे नहीं आके कुछ दिनों से लेट आ रहा है या किसी बहाने से जल्दी जा रहा है, तो इसका ध्यान टीचर्स को भी कि बच्चा जल्दी आया तो क्यों आया, पेरेंट्स और टीचर्स जल्दी जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो इसमें पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट रहता है। आजकल ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ था बच्चों का कोविड के टाइम पर ही, तो बच्चों का एक ऐसे ही ग्रुप बना है, बच्चा अगर एब्सेंट होता है तो बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंच जाता है कि आज ये एब्सेंट है, जल्दी गया है तो भी वो पहुंच जाता है। पेरेंट्स का और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब बच्चा अगर कुछ गलत भी कर रहा है या कुछ गलती भी हो गई, तो वो इतना कि अपनी टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा तो एटलीस्ट टीचर्स को बताए। तो हमारी टीचर्स इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं कि वो बच्चों को इस चीज़ के लिए आगे भी बढ़ाती हैं और नज़र भी रखती हैं। तो दोनों नज़र ज़रूरी है, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी। इस तरह कोई भी मामला ख़राब नहीं होगा और बच्चा गलत जाते हुए भी संकोच करेगा और वो सही रास्ते पे जाएगा। बिल्कुल किरण जी, आपने सही बोला कि पेरेंट्स की नज़र जितनी ज़रूरी होती है, टीचर की नज़र भी उतनी ही ज़रूरी होती है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही बच्चे को सही राह पे लाया जा सकता है और उसको कुछ भी गलत वो रास्ता ना चूज़ करे, इससे उसको बचाया जा सकता है। सुमित, मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो अभी आपको देख रहे होंगे, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? कि अभी 12th अभी हमारा बोर्ड चल रहा है, तो हमें फोकस रहना चाहिए कि स्टडी में, कि हमें सिर्फ स्टडी करनी चाहिए और अपना अदर वर्क है उसको अभी थोड़ी देर बाजू रख के अपना काम करना चाहिए, अपने स्टडी का।
बिल्कुल किरण मैम, आप क्या संदेश दर्शकों को देना चाहती, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पेरेंट्स भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे, और जैसे कि आप प्रिंसिपल हैं तो बहुत से ऐसे दर्शक भी हमारे होंगे जो टीचर होंगे, तो आप इन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को हार ना मानने का संदेश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम अपने हर एक बच्चे को बताते हैं। अगर अगर आज हम लोग को टफ लग रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, जिनको साल भर में कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सपोज स्पोर्ट्स खेलते हैं, बाहर जाते हैं, एट अ टाइम उन लोग को लगता है कि अब तो एग्ज़ाम सर पे, अब क्या करें। तो हम बच्चों को जिस तरह से क्लासेस लगा करके और उनको समझाते हैं कि भाई जो भी है, जितना भी है, उसको करके और आगे बढ़ो। तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव्स में और कुछ ऐसे जिससे बच्चों को लगे कि नहीं, हम पीछे नहीं रह सकते। और बच्चों का एक छोटा सा क्लास लेकर के कि आज अगर आप लोग को लग रहा है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको छोड़िए नहीं, उसको आगे बढ़िए। जितना भी समय आपके पास है उसको पढ़ाई में दीजिए, ताकि आपका रिजल्ट भी ख़राब नहीं हो और आपने जो साल भर में एक्टिविटीज़ करी है उसमें भी आपको बुरा ना लगे। बिल्कुल किरण जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी। जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे आपको, आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। हम तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।